दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 के साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें हम कॉन्सेप्ट को भी जानेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको भी डील करेंगे। इसलिए जल्दी से जुड़ जाइए और जितने भी 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं आपके संपर्क में सबको शेयर कीजिए। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ हैं, यानी कि पदार्थ है क्या। विश्व की सारी वस्तुएं, प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। हर एक चीज़ जो हमारे आसपास विद्यमान है, हर वस्तु में पदार्थ है। पदार्थ स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है, यानी जो जगह ले और जिसका अपना वजन हो, वो पदार्थ कहलाता है। ठीक है, हम आते हैं कणों के भौतिक गुण, क्योंकि हमें पता है कि पदार्थ जो है कणों से बना होता है, छोटे छोटे कणों से बना होता है। यह सतत नहीं है, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत छोटे होते हैं। यह भौतिक गुण है जिसको हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण क्या है? तो पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं, यानी उनके पास गतिज ऊर्जा होती है। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान भी होता है और पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पदार्थ के कण निरंतर अगर गति देखना है तो गैस में ज़्यादातर देखने को मिलता है, द्रव में थोड़ा कम और ठोस में बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन गति करती है। यानी गतिज ऊर्जा गैस की सबसे अधिक होगी, ठोस की सबसे कम होगी। पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। सबसे सही उदाहरण इसमें देख सकते हैं हम लोग, जब चीनी और पानी को मिला देते हैं तो चीनी गायब हो जाता है। गायब कहाँ होता है? तो पानी के कणों के बीच में चला जाता है। अर्थात यहाँ से क्या तात्पर्य निकला कि कणों के बीच में रिक्त स्थानें होती हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। एक कण दूसरे कण को आकर्षित करता है, तभी तो वो ठोस इतना मजबूत होता है। उसके ठोस के कण एक दूसरे को बहुत ज़बरदस्त आकर्षित करता है। हम आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं को लेकर। तो अगर बात करें भौतिक रूप में तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं पाई जाती है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, उसको देखते हैं। ठोस की बात करें तो हमारे आसपास की चीज़ें जितनी ठोस की अगर बात करें जिसका आकार निश्चित है, जैसे अगर हम कलम की बात करें या फिर बेंच की बात करें तो उसका आकार निश्चित है। ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं, हम लोग पता कर सकते हैं कि किसका कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है। निश्चित या स्थिर आयतन होता है। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब समान, ये स्थिर हो तो आयतन भी निश्चित होगा इसका। इनकी संपीड्यता नगण्य होती है, यानी ये कंप्रेशन नहीं कर सकता है ज़्यादा, यानी ना के बराबर होता है, क्योंकि ये तो अपने नहीं जा सकता, हवा अपने उड़ जाती है या फिर पानी अपने बहती है। ठोस तो नहीं उस तरह का होता है, ये दृढ़ होते हैं, ये एक जगह टिके होते हैं। अब आते हैं द्रव अवस्था की चीज़ें। द्रव तरल होते हैं, उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार लेते हैं। पानी को जिस भी बर्तन में रखिए, गिलास में रखिए, गिलास का आकार ले लेगा, बाल्टी में रखिए, बाल्टी का आकार ले लेगा। इसका अपना कोई आकार है ही नहीं। द्रव का निश्चित आयतन होता है, लेकिन ये तो पता है कि कितना लीटर पेट्रोल डालना है, कितना लीटर किरोसिन लाना है, तो उसका आयतन निश्चित है, तभी वो कर पा रहे हैं। द्रवों में बहुत कम संपीड़न होता है। द्रव में संपीड़न होता है, कंप्रेशन दबाव होता है, लेकिन गैस की तुलना में कम होता है। परंतु अगर बात कर रहे हैं ठोस की तुलना में तो होती है। ठोस तो ना के बराबर नगण्य होती है। गैसीय अवस्था की बात कर रहे हैं। गैसों में बहाव होता है, गैसों में संपीड़न सबसे अधिक होता है, क्योंकि गैस हवा आंधी का रूप ले लेता है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती। गैस में कोई भी निश्चित आकार नहीं होता है, इसका कोई अपना आकार नहीं है, और गैस का कोई भी निश्चित आयतन नहीं होता है। इस चीज़ को बहुत अच्छा से समझ लीजिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन के निकलते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में क्या परिवर्तन हो सकते हैं? क्या हम ठोस को द्रव बना सकते हैं, द्रव को गैस बना सकते हैं, या फिर गैस को द्रव या द्रव को ठोस बना सकते हैं? तो ऐसे मुमकिन हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पर जल को ही ले लें, पानी को ले लें, तो बर्फ़ भी एक पानी का रूप है, लेकिन किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में होता है। वहीं अगर हम बात करें उसको थोड़ा सा गर्मी दे दें, उसको हम अगर थोड़ा सा गर्मी दे दें तो क्या पता चलेगा? ये हमारा ठोस है। इसको थोड़ा सा हीट दे दें तो ये बर्फ़ क्या बन जाएगा? पानी बदलते जाएगा। इसको और हीट दे दें तो ये द्रव में बदल जाएगा, और हीट दे दें तो ये वाष्प हो जाएगा।
है कि नहीं। इस तरह की प्रक्रिया हमारा हर एक चीज़ में देखने को मिलता है। यानी कोई भी चीज़ों को अगर ठंडा करे तो वो ठोस बदलते जाएगा, गर्म करे तो वो गैस की ओर बढ़ते जाएगा। अर्थात पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन की जा सकती है। गर्म करने पर बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाती है, वहीं पानी वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। पदार्थ की भौतिक अवस्था को दो तरीकों से हम लोग परिवर्तित कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि केवल हीट देकर ही परिवर्तित किया जा सकता है, दाब देकर भी परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात दो कारक हैं जो हमारे पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन कर सकते हैं। एक है ताप और एक है दाब। तो ताप के विषय में तो जान गए हीट करने पर, उसको और भी डिटेल से जानते हैं। तापमान में किस तरह का परिवर्तन होता है, तो यहाँ एक पॉइंट आता है गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट। हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का अपना अपना गलनांक बिंदु है। लोहा का पिघलने का अपना एक तापमान है, वहीं अगर बात करें प्लास्टिक के पिघलने का अपना न्यूनतम तापमान है, छोटा तापमान कम है बशर्ते है। बर्फ़ का पिघलने का भी अपना तापमान होता है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ पिघलने लगता है। तो ये सब गलनांक है, यानी पिघलना। ठोस जब पिघलने लगे, द्रव बनने लगे, तो उस बिंदु को, उस तापमान को गलनांक कहते हैं। जिस तापमान पर वायुमंडलीय दाब पर कोई ठोस पिघल कर द्रव बनता है वह इसका गलनांक कहलाता है। उदाहरण स्वरूप अगर देखा जाए तो बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन माना गया है। सुविधा के लिए अगर हम बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273 केल्विन में अलग अलग रूप में दिखा सकते हैं। यानी अगर पूछा जाए कि बर्फ़ का गलनांक कितना है तो 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन दोनों सेम चीज़ें हैं। अगर दोनों ऑप्शन है तो दोनों को टिक लगाएंगे, एक किसी को लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। संगलन की गुप्त उष्मा क्या है? गुप्त उष्मा का कहने का अर्थ है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी बर्फ अवस्था में भी होता है और द्रव अवस्था में भी होता है। उन दोनों के बीच एक उष्मा कार्य कर रहा होता है जिसको गुप्त उष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की गुप्त उष्मा कहते हैं। अर्थात यहाँ कहा जा रहा है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके बदलाव की, तापमान के बदलाव की, हम तापमान में कोई परिवर्तन ना करें, तापमान में, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना करें, फिर भी ये हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों चीज़ें रहती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा द्रव भी होता है, ये ठोस भी होता है, और ठोस भी और द्रव भी होता है। इसका फिर इधर से हमारा जैसे तापमान को बढ़ाते जाएं तो हमारा ये अवस्था में परिवर्तन द्रव ही रहता है। एक बिंदु जहाँ पर ये गैसीय रूप लेना शुरू होता है उसी जगह पर जहाँ गैस, यहाँ पे द्रव भी है। अतः 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों से अधिक ऊर्जा होती है। यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस बर्फ के कणों की तुलना में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी के कणों में अधिक ऊर्जा होती है। अब आते हैं क्वथनांक। तो गलनांक थी कि बर्फ जो है यानी ठोस अवस्था द्रव में पिघल रही थी। क्वथनांक जहाँ पर द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगती है उस तापमान को क्वथनांक कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है इसका क्वथनांक कहलाता है। यानी जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस माना गया है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। तो वहाँ पिछला वाला में गलनांक में ही पता चला था 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर था, 273 केल्विन का। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, तो 273 अगर ऐड कर दिया जाए तो 100 सेल्सियस प्लस 273 सेल्सियस इज इक्वल टू 373 केल्विन। ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन को ऐड कर दिया जाए तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। जब पानी को उबाला जाता है तो उसके तापमान में वृद्धि नहीं होती, तापमान 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पानी के कणों के बीच के आकर्षण बल को तोड़ती है। यानी जब पानी उबल रहा हो तो उसका तापमान 100 डिग्री ही रहता है जब तक कि वह पूरा गैसीय अवस्था में परिवर्तित न हो जाए। यहाँ पर एक गुप्त ऊष्मा कार्य कर रही होती है जो पानी के कणों के बीच का जो आकर्षण बल है, जिससे कण एक दूसरे को खींचे हुए हैं, उसको तोड़कर थोड़ा दूरी बनाता है, जिससे वो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगती है। अतः 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वाष्प के कणों
उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। जिस प्रकार वहाँ पर देखा गया था ऊर्जा ठोस की कंपेयर में द्रव में ज़्यादा थी, तो यहाँ द्रव की कंपेयर में वाष्प में ज़्यादा ऊर्जा होगा। तापमान में परिवर्तन से पदार्थ की अवस्था को एक से दूसरी में बदला जा सकता है, जैसा कि हमने देखा। ऊर्ध्वपातन क्या है? ऊर्ध्वपातन का मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिसको हम अगर हीट दें तो डायरेक्ट अगर हम बात करें सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठोस से गैसीय अवस्था यानी बीच की अवस्था तो द्रव होनी चाहिए थी, ठोस द्रव फिर गैस, बट द्रव में ना परिवर्तित होकर सीधा गैस बन जाए तो उस जगह को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उस अवस्था को ऊर्ध्वपातन, इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें कर्पूर का इस्तेमाल करते हैं, कपूर को जैसे डालते हैं अग्नि में तो वो सीधा ठोस से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसका अर्थ हुआ कपूर ऊर्ध्वपातन का एक उदाहरण है। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में वापस ठोस में बदल जाते हैं। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अब आते हैं दाब में परिवर्तन से कुछ प्रभाव पड़ता है। यदि हम तापमान घटाने पर सिलेंडर में गैस लेकर उसे संपीड़ित करें तो कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी। अर्थात यहाँ अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हम दबाव डालें गैसीय अवस्था में, दबाव करें तो वो लिक्विड बनने लगता है, यानी कि वहाँ पर संपीड़ित होने लगता है, वो द्रव में परिवर्तित होने लगता है। अगर सही उदाहरण देखा जाए तो जिस प्रकार अगर हम जब भोजन बनाते हों तो जिस तरह से थाली अगर हम ढक के रखते हैं बर्तन के ऊपर तो उसमें दबाव एक प्रकार का डालते हैं। जो गैस की अवस्था रहती है, जो बाहर निकलना चाहती है, उस पर हम दबाव डालने के लिए ऊपर में थाली डाल देते हैं, तो वो थाली के अंदर के जगह में क्या हो जाता है, वो गैस वाष्प जो गैस है वो हमारा द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। यानी अगर हम दबाव डाल दें तो वो क्या हो जाएगा, वो द्रव में गैस परिवर्तित होने लगता है, उसकी दूरियां कम होने लगती हैं और गैस द्रव में बदल जाता है। यानी दाब बढ़ाना और ताप घटाना गैस को द्रव में बदलने का एक उदाहरण है। ज़्यादा दाब बढ़ाने से गैस के कण नज़दीक आ जाता है। अगर ज़्यादा हम दबाव दे दें तो गैस के जो कण हैं वो नज़दीक आ जाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम लोग क्या करते हैं को वापस गैस से कार्बन डाइऑक्साइड में बदला जा सकता है बिना द्रव अवस्था में बदले हुए। इसके लिए दाब को घटाकर 1 एटमॉस्फेयर तक करना होता है। ड्राई आइस का ही नाम है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर पूछे शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का और एक नाम क्या है तो ड्राई आइस यानी शुष्क बर्फ। ठीक है, हम लोग आते हैं वाष्पीकरण क्या है। एक ऐसी सतही प्रक्रिया है जिसमें द्रव पदार्थों में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। ऐसे प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण का उदाहरण, हम जब कपड़े धोते हैं और उन्हें छत में टांगते हैं तो एक प्रकार का वाष्पीकरण की प्रक्रिया के कारण ही वो जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ जाता है और हमारा कपड़ा सूख जाता है। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहला कारक जो है सतही क्षेत्रफल। क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो जब हम अपने कपड़े को टांगते हैं तो उसे फैला देते हैं, एक जगह जमा नहीं करता। अगर एक जगह जमा करें तो वो सूखता नहीं है सही से, अगर फैला दे तो वो जल्दी ही सूख जाता है। यानी क्षेत्रफल बहुत बड़ा यहाँ पे अपना दायित्व निभाता है। यानी सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, वो जल्दी सूखती है। तापमान में अगर वृद्धि करें तो तापमान बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। जैसे हम गर्म करते हैं तो वो चीज़ें पिघलने लगती हैं, यानी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और ऊर्जा उनमें गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। आर्द्रता क्या है, अगर हवा में आर्द्रता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। ये सबसे बड़ा उदाहरण हम लोग देख सकते हैं। बरसात के समय में हम कपड़ा पसारते हैं या रखते हैं, टांगते हैं, तब भी वो कपड़े नहीं सूखते हैं। उनका कारण है कि हवा में जो हमारे इन्वायरमेंट है, हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें हवा में आर्द्रता है, यानी नमी है, पानी का अंश है, इसलिए वो वाष्पीकरण होने नहीं दे रहा, यानी वाष्पीकरण बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। वायु की गति, अगर वायु की गति बढ़ा दे तो वाष्पीकरण का दर भी बढ़ जाता है। उदाहरण है कि जब भी हमें जल्दी कहीं जाने की होती है तो कपड़ा अगर नहीं सूखा है तो पंखे में डाल देते हैं ताकि पंखा का हवा से वो जल्दी सूख जाए। इसका अर्थ है कि हवा वहाँ पर तेज गति से बह रहा है,
तो हवा की गति तेज करने से जो भी द्रव की कणें हैं जो हमारे कपड़े में, उसे क्या करती है, उड़ा देती है। यानी वायु की गति बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और एक चीज़ है कि वाष्पीकरण से शीतलता भी आती है, ठंडा भी आती है। वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान लुप्त हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं और इस अवशोषण के कारण वातावरण शीतल हो जाता है, ठंडा हो जाता है। अब हम लोग जानेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और इसको डील करेंगे, कोशिश करेंगे कि इसका आंसर दें। चलते हैं, पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ हैं? शीत, स्नेह, वायु और घृणा। तो पदार्थ का जब हम लोग बात कर रहे थे डिफिनेशन का, तो उसमें बात की कि पदार्थ वो सारी वस्तुएं हैं, वस्तुओं की बात करी गई थी। और यह भी कहा गया था कि वह अपना स्थान घेरे और उनका अपना द्रव्यमान भी हो, अपना एक वजन भी हो। तो अगर बात करें शीत का, तो शीत एक महसूस करने का, ठंड लग रही है, कितना केजी लग रही है, यह यहाँ पर कुछ डिस्कशन करने की चीज़ें नहीं है। तो शीत एक तरह का भाव है। स्नेह, दुलार, प्यार, एक तरह का भाव है। घृणा, यह भी एक तरह का भाव है, यह भी एक तरह का भाव है। तो हमारा सही उत्तर होगा वायु, क्योंकि वायु एक पदार्थ है, भले वो दिख नहीं रही है लेकिन वो अपना स्थान घेरे हुए है और उनका अपना द्रव्यमान भी होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, गैसों में विसरण का एक उदाहरण है। गैस में जो विसरण होते हैं, गैस में जो चीज़ें फैल जाती है, जैसे कि किसी के घर कुछ बन रहा हो, मछली अंडा कुछ बनता है तो बाहर से ही पता चल जाता है, या कोई सेंट लगाया हो तो पता चल जाता है कि किसी ने सेंट लगाया है। ये कैसे हो पाता है? उनके सुगंध जो होते हैं हवा में फैलने लगते हैं और हमारे नाकों तक पहुंच जाते हैं। अर्थात गैसों में विसरण का सही उदाहरण इत्र के सुगंध का हवा में फैलना ही होगा। पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन में है स्याही का पूरे पानी में। तो स्याही ये सब हमारा गैस अवस्था या नहीं है, इसलिए सबको नहीं डालेंगे। कॉपर सल्फेट भी हमारा क्रिस्टल है, यानी कि यह भी गैसीय अवस्था में नहीं है। अगला प्रश्न है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? गैस को अगर हम द्रव बना रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन या जमना। तो यहाँ हमारा सबसे पहले ऑप्शंस को अच्छे से डिस्कस करते हैं। गैसीकरण का अर्थ होता है कि हमको गैस बनाना, बट यहाँ गैस से क्या बन रहा है? द्रव बन रहा है, तो ये ऑप्शन तो सबसे पहले गलत हो गया। ऊर्ध्वपातन के विषय में क्या जाने थे कि जब कोई वस्तु ठोस से सीधा गैस बन जाए, ठोस से सीधा गैस बन जाए तो वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, या गैस से ठोस बन जाए। तो यहाँ तो गैस से द्रव की बात की जा रही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। जमना की बात करें तो जमना, फ्रिज में अगर हम कोई चीज़ रखते हैं द्रव अवस्था को, तो द्रव किस में बदल जाता है? ठोस में बदल जाता है, तो इसे जमना कहते हैं। तो सबसे पहले ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो संघनन ही है जो गैस को द्रव में परिवर्तित कहलाने का बात किया जाता है। इसी से जब वाष्पीकरण, वाष्प बनकर ऊपर अंतरिक्ष में जाता है तो क्या होता है? ऊपर में जमा होकर संघनित होकर वो गैस द्रव में परिवर्तित हो जाती है, बादल का निर्माण करती है और जिससे पानी आती है। ठीक है, अगला प्रश्न में जाते हैं, 4th नंबर में। निम्न में से किसका घनत्व सबसे अधिक होगा? तो घनत्व सबसे अधिक किसका होगा? यहाँ जब बात करें ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा की, तो हमारा ठोस की जो कणें होती है बहुत नज़दीक होती है, एक दूसरे से आकर्षित होती है, जुड़ी होती है, ये हमारा ठोस का है। वहीं अगर द्रव की बात करें तो द्रव की कणें थोड़ी दूर दूर होती है क्योंकि इनमें बहाव होता है, और गैस की बात करें तो बहुत दूर होती है, एक दूसरे से बहुत दूर। तो इसका घनत्व किसका ज़्यादा होगा? ठोस का सबसे ज़्यादा घनत्व होगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है? ठोस, द्रव और गैस। तो यहाँ जब बात करी जा रही है ऊर्जा की, तो जिसमें हमारा आंतरणिक बल कम हो तो ऊर्जा उनमें अधिक होगी, यानी गैस का ऊर्जा सबसे अधिक होगी, गैस का ऊर्जा सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होगी? तो ऑब्वियस है, जब गैस में सबसे अधिक है तो ठोस में सबसे कम होगी। नेक्स्ट प्रश्न है,
पदार्थ की किस अवस्था में अंतराण्विक बल प्रबलतम होता है? सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल कहाँ पे देखने को मिलेगा? तो जहाँ पर कण एक दूसरे को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे हुए होगा, तो जिसमें कणों के बीच की दूरी सबसे कम होगी, तो वो हमारा सही उत्तर क्या होगा? ठोस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसमें कणों की अधिकतम गति होती है? तो गति सबसे ज़्यादा कण कहाँ पर कर सकता है? वो है गैस में कर सकता है, क्योंकि गैस के कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं, उड़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक। क्वथनांक का मतलब वह तापमान जिस पर जल उबलना शुरू होता है, पिघलना नहीं, पिघलना को गलनांक कहते हैं, उबलना शुरू होता है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस को अगर हम बात करें केल्विन में, तो केल्विन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 273 को ऐड करते हैं, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग 273 केल्विन मानते हैं, तो 373 केल्विन भी होगा इसका। ऑप्शन देख लेते हैं, क्या दोनों ऑप्शन है या फिर एक ऑप्शन है? 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 273 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, 373 डिग्री सेल्सियस, बट यहाँ केल्विन में आना चाहिए था, तो यह भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हमारा सही उत्तर होगा 100 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक, क्वथनांक का अर्थ वही है, हम अगर अभी बात करें तो कितना था जल का? 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हम जो 100 डिग्री सेल्सियस को 273 ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा? 373 केल्विन भी इसका उत्तर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 373 केल्विन। बर्फ का गलनांक, तो बर्फ का गलनांक, बर्फ पिघलना कब शुरू होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पर। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन भी कन्वर्ट करके दिया जाता है, 273 केल्विन। देखते हैं, तो 0 डिग्री सेल्सियस सही है, 273 डिग्री सेल्सियस गलत है, 373 गलत है। ऑप्शन देखते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन दोनों दिया है, इसलिए हमारा उत्तर इसको रखेंगे, इसको नहीं रखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों को ऑप्शन में दिया गया है। अगला प्रश्न है, 373 केल्विन तापक्रम बराबर है। 300 केल्विन, 300 केल्विन किसके तापक्रम के बराबर होगा? 300 केल्विन की अगर हम बात कर रहे हैं तो 273 केल्विन को 0 डिग्री माना जाता है, 273 केल्विन को 0 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। तो 373 केल्विन, अगर 300 केल्विन है तो 300 केल्विन में 273 माइनस कर दें तो जो भी आएगा वो सेल्सियस में आएगा, तो कितना आएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 25 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम किसके बराबर होगा? तो हमें याद रखना है कि डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन एक आता ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री सेल्सियस को अगर हमको केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दीजिए, और केल्विन को अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो 273 को माइनस कर दीजिए, इसमें ऐड करना है और इसमें माइनस करना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में अगर हम 273 को ऐड कर दें तो कितना जाएगा? 538,729 298 केल्विन। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 373 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम किसके बराबर होगा? तो डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस में हम लोग क्या करना होगा? ऐड करना होगा। 373 डिग्री सेल्सियस को अगर हम 273 केल्विन से जोड़ दें तो हमारा केल्विन में बदल जाएगा। 336 7 7 14 325 और 1 6 646 केल्विन, हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हमारा है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण फैल जाती है? तो किस कारण फैलती है? विसरण के कारण फैलती है। सही उत्तर विसरण। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस की भौतिक अवस्था ठोस में ही मानी जा सकती है। ठीक है, ये हमारा लास्ट प्रश्न था इस चैप्टर का। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी आपके क्लास 9 के संपर्क में हैं सभी को शेयर करें, और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।